देखो, अपन भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे और इसमें हमें सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश थार का जो मरुस्थल है इसके बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन जिसको हम कहते हैं, उसे वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन आता है, थार का जो मरुस्थल है इसके बारे में। और वेस्टर्न जो डेजर्ट प्लेन है सबसे पहले इसकी उत्पत्ति है पश्चिमी रेतीला मैदान। थार मरुस्थल, इसके बारे में पढ़ना। सबसे पहले इसकी जो उत्पत्ति है, इसके बारे में पढ़े। ओरिजिन, जो उत्पत्ति आती है इसके बारे में पढ़ना। तो उत्पत्ति के बारे में आपको ये बताना है कि जो थार का मरुस्थल है, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, या अपन ये कहें कि भूगर्भिक जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उन्हें भूगर्भिक परमाणु के आधार पर थार के मरुस्थल के स्थान पर पहले विस्तृत समुद्र था। कि जहां आज थार का मरुस्थल है, पहले यहां पर विस्तृत क्या हुआ करता था? समुद्र। ये भूगर्भिक जो प्रमाण हैं इनके आधार पर भूगर्भ शास्त्रियों ने जो रिसर्च किया, और उस रिसर्च में यही है कि ये माना गया है कि जहां आज थार का मरुस्थल, वहां पहले विस्तृत ये समुद्र कब तक रहा। तो इसके लिए जैसे पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, और हम ये कह सकते हैं क्रिटेशियस। तो पहले अपन सारे लिख चुके हैं ये। युग, इसका मतलब टर्शियरी पीरियड का भाग है। इयोसीन किसका भाग हो गया? टर्स। इयोसीन युग तक यहां पूरा समुद्र था। पर्मियन का मतलब पेलियोजोइक महाकल्प। कौन सा महाकल्प है? पेलियो। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस का मतलब बोलो। और इयोसीन का मतलब कौन सा हो गया? और टर्शियरी किसका भाग आता है? सीनोज। किसका हो गया? तो टर्शियरी के प्रारंभ में, पूरे में तो नहीं रहता है, प्रारंभ में यहां पर क्या पाया जाता है? विस्तृत समुद्र, विशाल समुद्र के रूप में इसको देखा, विस्तृत समुद्र होता है यहां। इसके बाद में होती है भूगर्भिक हलचल। मतलब भी जहां अपन देख रहे हैं कि थार का मरुस्थल, ये जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग, वैसे भारत में ही आप देखिएगा कि अभी अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला, और इस पूरे जो क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि
इसमें यहां पहले विस्तृत क्या हुआ करता था? समुद्र। समुद्र का हिस्सा था ये। और कब तक समुद्र का हिस्सा रहता है? तो पर्मियन का मतलब पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक के प्रारंभ तक यहां विस्तृत समुद्र था। और उसके बाद अगली जो स्थिति अपन देखते हैं कि इसी भाग में भूगर्भिक हलचल होती है। कौन सी हलचल होती है? भूगर्भिक। भूगर्भिक हलचल होने से समुद्र तली का उत्थान होता है। उत्थान किसका होता है? समुद्र तली। समुद्र तली ऊपर उठती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन ने मान लिया कि यह समुद्र है, पूरे में क्या भरा हुआ है? पानी। इसका जो पेंदा है, तल नहीं, क्या? तली। तली जब ऊपर उठेगी तो पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? पानी ऊपर क्या उठेगा रे? डुलेगा? डुलना जानते हो? पानी क्या हो जाएगा? डुल जाएगा। यही हुआ कि यह भाग इसका पेंदा ऊपर निकल गया। इससे यहां का जो पानी है यानी वो कहां पर पहुंचता है? अरब सागर। पानी किस तरफ आ गया? अरब सागर। अब पेंदा जैसे ही बाहर आया तो जो समुद्री जीव आसपास में जो वनस्पति थी वो इसके अंदर दब गई। दबेगी कि नहीं दबेगी? आज जहां पेड़ पौधे हैं, समुद्री जीव हैं, वो सारा कीचड़ बाहर आ गया। जल बाहर, यानी जो अपन देख रहे हैं जल अरब सागर की तरफ या उस तरफ बढ़ जाता है और ये कीचड़ बाहर। अब होता है जलवायु परिवर्तन। पेड़ पौधे नष्ट होने से यहां की जलवायु किस प्रकार की हो जाती है? शुष्क। और जैसे ही जलवायु शुष्क होती है तो यहां पर किसकी शुरुआत होती है? मरुस्थल। मतलब वो कीचड़ सूखने लगता है और मरुस्थल का उद्भव, वनस्पति के नष्ट होने से मरुस्थल का उद्भव शुरू हो जाता है। और जैसे ही मरुस्थल का उद्भव होता है, लेकिन इससे पहले अगर अपन देखें कि ये यानी भूगर्भिक परमाणु से स्पष्ट होता है कि पहले थार के मरुस्थल के स्थान पर क्या था? विस्तृत। और ये भाग समुद्र के नीचे कब तक रहता है? पर्मियन, ट्राइसिक, जुरासिक और कौन सा हो गया? क्रिटेशियस और इयोसीन। इयोसीन युग तक ये हमेशा किसके नीचे रहा? फिर भूगर्भिक हलचल के कारण यानी समुद्र तली का उत्थान होता है और जलवायु के शुष्क होने से मरुस्थल का क्या होता है? उद्भव। और एक्चुअल में मरुस्थल नहीं होता यहां पर। एक अगर क्रिया और नहीं होती, प्लीस्टोसीन युग, यह भी सिनोजोइक का ही भाग है। कौन सा युग हो गया? प्लीस्टोसीन। इस प्लीस्टोसीन युग को ग्रेट आइस एज भी कहा जाता है। इसको हिमयुग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? हिमयुग। और इस हिमयुग में उत्तरी गोलार्ध, यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भागों में बर्फ जम गई थी। जैसे शुरू में आपको मैंने बताया था सभ्यता का विकास दजला फरात है, यही उन क्षेत्रों में हुआ था। इस क्षेत्र में पूरे में बर्फ जम गई थी। और वो बर्फ कब जमती है? प्लीस्टोसीन। जैसे ही बर्फ जमना शुरू होती है तो यहां रहने वाले लोग थे इधर भागते भूमध्य रेखा की तरफ। भूमध्य रेखा की तरफ भागते हैं, विचरण करते हैं। जैसे अपना कमरा है, क्लासरूम है और इसमें पीछे से बर्फ जमना शुरू हो जाए। क्या जमना शुरू हो जाए? तो पीछे वाले क्या करेंगे? वहीं बैठे रहेंगे, आगे भागेंगे। वो ये कह रहा पीछे से क्यों, आगे से जमा दो। अरे कोई मेरे कहने से जमेगी नहीं, वही था ना।
तो ये वही था। तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए भूमध्य रेखा की तरफ गति करते, और जब ये भूमध्य रेखा की ओर गति करते, ये जगह उनको खाली मिली, छोटी छोटी घास वगैरह यहां पर उग चुकी थी। इसका मतलब प्लीस्टोसीन युग में यहां पर किसने कदम रखा था? मानव। मानव ने कदम रखा। जो आगे कई बाप बोल्डर्स वगैरह जो आपको बताए थे ना, वैसे कई उदाहरण मिलेंगे। तो मानव ने पहली बार कदम कौन से युग में रखता है? प्लीस्टोसीन। कि प्लीस्टोसीन जो हिमयुग आता है, यानी इसमें यहां बर्फ बहुत कम थी, लेकिन इस क्षेत्र में बर्फ क्या थी? तो यहां पर प्लीस्टोसीन युग में मानव ने यहां पर क्या रखा? कदम। अब मानव के साथ में पशु भी थे, वो तो पूरा ही आया था साथ के साथ में, है ना, और अपने पशु वगैरह उसके साथ में ही थे। उसको जब ये जगह खाली मिली तो यहीं पर रहने का काम उसने सोच लिया कि यार ये जगह ठीक है। और अभी अभी पहले भूगर्भिक हलचल हो गई थी तो वनस्पति दब गई थी, अब नई वनस्पति उग रही थी, और मानव ने कदम रखा। इसके साथ ही उसने कृषि और पशुचारण शुरू कर दिया। वो कोई वैज्ञानिक पद्धति से नहीं था, जैसा हो रहा था उसी प्रकार कि कृषि और क्या काम शुरू कर दिया उसने? पशुचारण। दोनों काम शुरू कर दिए। अब जैसे ही उसने कृषि और पशुचारण शुरू किया तो जो घास उग रही थी, पेड़ पौधे उग रहे थे, कई जगह तो उसने काट करके जला करके स्थानांतरित कृषि की, कई जगह पशु छोड़ दिए। इसकी वजह से बालू का स्तूपों का निर्माण और 4000 से 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में पूर्णतः मरुस्थलीय दशाओं का विकास हो गया। 4000 से कितना? 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में पूर्णतः कौन सी दशाओं का विकास हो गया था? मरुस्थल। बालू का स्तूप, रेत के टीले बन गए थे। सरस्वती नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि 5000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी, ऋग्वेद काल। वो यही था, यही 2000 तो ये हो गए, और 3-4 हजार पहले के देख लीजिए, इसी भूगर्भिक हलचल में रेत के टीलों में ही वो नदी क्या हो जाती है? समा। तो बताओ ये किसकी वजह से होता है? मानवीय क्रिया। और मानव ने यहां पर कदम कब रखा था? और उसने क्या काम शुरू किया? कृषि और पशु, जिससे किसका निर्माण होता है? बालू का स्तूप। बालू का स्तूप का मतलब क्या हो गया? रेत के टीले। यानी उन बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। यह रेत के टीले हैं, यानी इनका निर्माण आज से कितने वर्ष पहले? आज से नहीं, ईसा से 4000 से 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में पूर्णतः कौन सी दशाओं का विकास होता है? मरुस्थलीय दशा। ये तो इसकी जो ओरिजिन आती है, यानी जो उत्पत्ति है, यानी इसके बारे में अपन ने लिखा कि थार के मरुस्थल का उद्भव कब हुआ। और इसके प्रमाण यहाँ की जगह जगह आप देखोगे समुद्र के अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। जो आगे अपन आएंगे तो आपको दिखाएंगे कई सारी तस्वीरें, उसमें अपन। तो पहले आप इसकी उत्पत्ति लिखिए। कोई से मैं डाल दूं? जा ही नहीं रहा है। उस थार का मरुस्थल लिख करके लिखो उत्पत्ति। इसमें लिखो भूगर्भिक परमाणु से, प्रमाण लिखना है, हाँ, भूगर्भिक के परमाणु से स्पष्ट होता है कि भूगर्भिक के परमाणु से स्पष्ट होता है कि थार के मरुस्थल के स्थान पर ही, थार के मरुस्थल के स्थान पर
पहले विस्तृत समुद्र था। पहले विस्तृत समुद्र था। जो अब जैसे ये परमियन लिखा, तो परमियन की जगह अपन परमो कार्बोनिफेरस पीरियड भी, एक होता प्री और एक होता है यानी परमो। इसमें ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं, ये भी अपन लिख सकते हैं परमो। कौन सा हो गया? कार्बोनिफेरस। मतलब प्री का मतलब भी पहले और परमो का मतलब क्या हो गया? हाँ, कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद। हाँ, विस्तृत समुद्र था जो परमो कार्बोनिफेरस, जो परमो कार्बोनिफेरस, सही परमियन लिख लो आप, परमो कार्बोनिफेरस ट्राइसिक जुरासिक, ट्राइसिक जुरासिक, क्रिटेशियस और इयोसीन, इयोसीन युग तक, इयोसीन युग तक समुद्र के नीचे रहा। समुद्र के नीचे रहा। भूगर्भिक हलचल के कारण भूगर्भिक हलचल के कारण समुद्र तली का उत्थान, समुद्र तली का उत्थान होने से, उत्थान का मतलब है रे, उत्थान का मतलब क्या होता है? ऊपर। हाँ, समुद्र तली के उत्थान के कारण धीरे 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 समुद्र पीछे हटने लगा। धीरे धीरे समुद्र पीछे हटने लगा। और जलवायु के शुष्क होने से, जलवायु के शुष्क होने से मरुस्थल का उद्भव हुआ। क्या लिखा? हाँ, धीरे धीरे समुद्र के पीछे हटने से तथा जलवायु के शुष्क होने से मरुस्थल का उद्भव शुरू हुआ। ये लिखा है, मरुस्थल का उद्भव शुरू हुआ। प्लीस्टोसीन हिमयुग, प्लीस्टोसीन हिमयुग में मानव ने, प्लीस्टोसीन हिमयुग में मानव ने यहां कदम रखा। कृषि और पशुचारण जैसे, कृषि और पशुचारण जैसे मानवीय क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण
बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ। बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ। बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ 4000 से 1000 ईसा पूर्व है। 4000 से 1000 ईसा पूर्व। इस क्षेत्र में पूर्णतः मरुस्थलीय दशाओं का पूर्णतः मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ। हाँ, कि 4000 से 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में पूर्णतः कौन सी दशाओं का विकास होता है? मतलब बरसात वगैरह रुक गई, आदमी ने यहां पर अनियंत्रित क्रियाकलाप, कृषि, चाहे जैसी कृषि की स्थानांतरित कृषि, इसकी वजह से ये सारा काम यानी यहां पर ही शुरू होता है। ये तो जो अपन ने थार का जो मरुस्थल है इसके बाद आज भी अपन देखें कि अगर नियंत्रित तरीके से कृषि नहीं होती है तो वर्तमान में भी आपको यही मिलेगा कि फॉर्मेशन किस प्रकार से यही जो फॉर्मेशन हो रही है, यह अर्थक्वेक की जो स्थिति आती है। एक मैंने तेरे पास वीडियो भेजा था, वो भी देखना, अभी मैं बताऊं तब दिखा। तो इसके बाद में अगला अपने को यही ध्यान रखना है कि किस तरीके की जो स्थिति यहां थार का जो मरुस्थल आता है इसमें, ये तो इसकी वास्तविक एक्चुअल ओरिजिन यही आती। पहले बहुत समुद्र था, बरसात भी होती थी, सब कुछ था, लेकिन नष्ट होने से कुछ भी होना बंद। इसे धीरे धीरे जलवायु के शुष्क होने से ये मरुस्थल में था। अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि थार का मरुस्थल कौन सा था, समुद्र का भाग कौन से महाकल्प में था, इन विच पार्ट ऑफ ओशियन, हाँ, कि कौन से एरा में ये समुद्र का भाग था, मतलब मरुस्थल ही नहीं था, ये पूछा गया। तो ये अपन ने लिखा कि निम्न में से कौन से महाकल्प में थार का मरुस्थल समुद्र का भाग था। और उसमें एक तो उन्होंने लिखा है प्री कैम्ब्रियन एरा, दूसरा पैलियोजोइक एरा, तीसरा मेसोजोइक एरा, हाँ, और तीसरा अपन लिख देते हैं प्रोटोरोजोइक की जगह सीनोजोइक एरा। यह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और इन विच पार्ट ऑफ ओशियन जो थार डेजर्ट आता है, यानी किसके अंदर, यानी ये थार का जो मरुस्थल आता है, यानी किसका भाग रहता है, समुद्र का भाग था। यह अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आज भी तुम्हारा टेस्ट है ना? हाँ। जिसके पहली रैंक आएगी उसको हम उचित इनाम देंगे, नकल नहीं करनी।
बोलो कौन सा आंसर होगा? सी? नहीं, सी थोड़ी होगा, सी होगा। क्यों? निम्न में से कौन सा महाकल्प थार मरुस्थल है? यानी कौन से महाकल्प? महाकल्प का मतलब क्या हो गया? एरा। इसमें जो समुद्र का भाग था प्री कैम्ब्रियन नहीं है या नहीं है? तुम्हें क्या पता नहीं है? उस समय तो आग्नेय चट्टाने हैं, यही उनका। पैलियोजोइक? पैलियोजोइक में नहीं है, थोड़ा सा है। क्या पूरे में था? केवल लास्ट में कार्बोनिफेरस का अंतिम भाग पर्मियन पीरियड आता है। कौन सा आता है? तो क्या पैलियोजोइक कर सकते हैं? अब फिर कौन सा आता है? मेसोजोइक। क्या मेसोजोइक है? तुम्हें कैसे पता मेसोजोइक? इसमें कितने पीरियड थे? 3। कौन कौन से थे? यानी ट्राइसिक भी था, जुरासिक भी था, और कौन सा? क्रिटिक। तीनों में ही यहां पर क्या रहता है? समुद्र। तीनों में समुद्र रहा। तो ये कौन सा हो गया? सीनोजोइक में भी तरह है, वो तो इयोसीन में रहता है, जबकि वो टर्शियरी का एक ही भाग था, यही इसमें खत्म ही हुआ था इस समय। तो कौन सा आंसर हो गया? सी। ऐसे पढ़ना होता है, ये नहीं कि तुम वो सुबह से शाम तक क्रिटेशियस नहीं, हो कौन सा था? इयोसीन आ गया। फिर है किसका भाग? जो जियोलॉजिकल टाइम, ये अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन, ध्यान में। तो इसमें मेसोजोइक एरा आता है इसमें। तो अब ये तो अपन ने थार का जो मरुस्थल है, यही इसके बारे। अगला, अब थार के मरुस्थल एक्चुअल स्थिति तो यही मानी गई है, इस वजह से थार का मरुस्थल ही बना। अब दूसरा कारण और आता है, ये भूगर्भ शास्त्री ने ये बताया कि यहां पहले समुद्र था, हलचल होती है, उत्थान आज भी हो रही है। अभी आपने पता म्यांमार में भयंकर भूकंप आ गया, कल दिल्ली भी हिल गया था, है ना, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो यही इसमें उत्थान भी हो जाता है, अवतलन भी होता है, सबसिडेंस भी हो सकता है, अपलिफ्टमेंट भी हो सकता है। ये दोनों की स्थिति आपको देखने को दोनों ही हो सकते हैं ना। तो अगला नेक्स्ट अपन, यानी थार के मरुस्थल का जो विस्तार अपन देख रहे हैं, और उसी में उत्पत्ति भी है, यानी विस्तार कहां कहां तक फैला। विस्तार की अगर बात की जाए तो जैसे ये हमने लिखा है कि पहले जैसे विद्वानों का मानना, देखो विद्वान कुछ भी मान सकते हैं, विद्वान के पास में कोई डिग्री नहीं होती, विद्वान कोई भी हो सकता है, तुम भी विद्वान बन सकते हो चाहे जब। हाँ, विद्वान वही, विद्वान की एक पहचान और होती है, वो ज्यादा बोलता है, डिग्री नहीं होती उसके पास। डिग्री होए तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, पता है कि भाई ये पढ़ा लिखा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, कम होगा, ज्ञान भी कम होगा, लेकिन वो विद्वत्ता का क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा। वो ज्यादा बोलेगा, जोर से और बोलेगा, बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलेगा। कभी भी देख लेना ना, वो उपस्थिति दर्ज कराएगा कि जो हम कह रहे हैं वो क्या है सही। और वर्तमान में यही ज्यादा चल रहा है, विद्वानों का युग ही चल रहा है। तो विद्वान की कोई डिग्री नहीं। भूगर्भ शास्त्री को बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करने पड़ते हैं, तब होता है। भूगोलवेता को बहुत पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करने पड़ते हैं। और जो डिग्रीधारी आदमी होगा वो ज्यादा नहीं बोलेगा, है? वो हमेशा चुप रहेगा, वो केवल वही बोलेगा कि जो उसको क्या है, समझने वाले हैं। वो समझने वाले नहीं है तो वही होगा कि इनके सामने ढोल बजाने में कोई फायदा नहीं, चुप रहने में क्या है फायदा है, वो ये। और जो डिग्रीधारी विद्वान होगा वो कहीं पर भी ढोल बजाना शुरू कर देगा, और उस जैसे लोग भी क्या है ज्यादा स्वीकार करने के लिए आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी बात, जैसे एक दिन में कोई छोरी ने एक मीम भेजा था कि आपको पता है कि हमारा देश अगस्त में ही आजाद क्यों हुआ? कोई बाबा जी थे, उन्होंने कि अगस्त में आजादी क्यों हुआ? उन्होंने तो सब कुछ पानी फेर दिया,
जितने क्रांतिकारी लड़े उन सब के ऊपर ही। हाँ, कि एक बार क्या हुआ था कि भयंकर स्थिति बनी थी और जल प्रलय हो गया, सब जगह क्या हो गया, पानी पानी भर गया। तो फिर क्या हुआ कि जल के जो देवता हैं, यानी उनके पास में लोग गए कि ये जो राक्षस आते हैं ये आतंक मचाते हैं क्या आपके पास? ये आतंक मचाने वाले जो राक्षस हैं वो कहां पर रह रहे हैं? समुद्र में रह रहे हैं। कि हाँ, तो ऐसा करो, आप इस समुद्र को खाली करो। तो समुद्र के देवता क्या है कि वो तो उनके पास तो समुद्र होता है, वो अगस्त जी के पास चले गए। किसके पास चले गए? अगस्त जी को अपनी पीड़ा बताई। तो अगस्त जी ने क्या किया, उस पीड़ा को देखते हुए समुद्र का पानी पी गए पूरा। क्या हो गए? पानी। हाँ, कि पानी पूरा पी गए। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों को पता चला कि यहां तो अगस्त जी है, ये तो 1 अगस्त है, अब 15 अगस्त हो गए, 15 अगस्त एक साथ हो गए तो मैं पी जाएंगे, इसलिए जल्दी छोड़ के भागो यहां से। और सबसे बड़ी बात, उनके सामने हजारों की भीड़ ताली बजा रही है, मान रही कि वाह बाबा जी क्या गजब बात कह रहे हैं। हाँ, जोर जोर आपको मिल जाएगा उनका, वही बात, बड़े प्रचलित बाबा है, कुछ ने सुना भी होगा, मुझे तो पूरा इतना राहत नहीं है ना। तो ये है, देख लो। और वो कितने सारे लोग, तो वो विद्वान है, डिग्री नहीं है, वो क्या है? विद्वान है ना। हाँ, वो विद्वान इसी को कहते हैं। तो ऐसे ये विद्वान भी थे। तो विद्वानों के अनुसार यही था कि अगर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कि आपने क्या कहा, महाद्वीप एक ही था। कि हाँ, कि क्या नाम था? एक महाद्वीप का क्या नाम था जब एक ही था? क्या नाम था? पेंजिया। एक ही महासागर था, कौन सा था? तो विद्वानों ने कहा अगर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था तो मरुस्थल भी मानो कि एक ही था। वो चट्टान वट्टान मानने के लिए कुछ नहीं तैयार थे कि मरुस्थल भी क्या था, जबकि नियम तो यही था कि महाद्वीप, उसी में चट्टानों में ही अपर्दन और अपक्षय होता है, टूटती है बारीक कणों में, वनस्पति का विनाश हो जाता है, बरसात कम है तो वो चट्टानें बूरे के अंदर, बारीक मिट्टी के अंदर क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है, तब क्या बन जाता है? मरुस्थल। जितने भी मरुस्थल हैं, पहले यहां फटार था, पथरीली भूमि थी, आज भी इनको खोदते हैं तो नीचे क्या प्राप्त होती है? ग्रेनाइट चट्टान। तो कहा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मरुस्थल एक ही था, कि एक ही मरुस्थल दुनिया का, जैसे सबसे गर्म मरुस्थल की बात कर रहे थे अपन, कौन सा मरुस्थल है? सहारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ध्यान रखना ना। लेकिन उस समय इसका ये नाम नहीं था, इस मरुस्थल का नाम था ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। पेलियोजोइक महाकल्प की बात बता दी इन्होंने, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, ये इस मरुस्थल का नाम था। फिर क्या होता है कि जैसे पृथ्वी की भूगर्भिक हलचल होती है, और भूगर्भिक हलचल होने से क्या होता है कि ये जो मरुस्थल आता है, सहारा का मरुस्थल जिसको अपन कह रहे हैं, ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो अफ्रीका मरुस्थल है, यानी जैसे पेंजिया का ब्रेकअप होता है, पेंजिया टूटता है, वैसे ही ये मरुस्थल भी टूट गया। इधर दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ तो वहां पर अट्टाकामा मरुस्थल चला गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल चला गया, इधर एशिया अलग होता है तो ये अरब का मरुस्थल, ये पूरी एक मरुस्थलीय पट्टी हो गई, जिसमें यहां पर अरब का मरुस्थल, यहां थार का मरुस्थल, आगे अपन जाते हैं टकला माकन। कौन सा? टकला, सकला नहीं, हाँ टकला माकन वनस्पत चीन में है। और फिर गोबी का मरुस्थल जो मंगोलिया में आता है। गोबी का मरुस्थल कहां पर हो गया? कि ये सारे जो मरुस्थल है, कि सहारा का जो मरुस्थल है, इसी का पूर्वी जो भाग अपन कह सकते हैं, इसी को थार का मरुस्थल कहते हैं। अब कहा गया कि इसका जो विस्तार है वो एक पूरी मरुस्थलीय पट्टी है, यहां से सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, थार मरुस्थल, टकला माकन और गोबी का, ये पूरी क्या कौन सी पट्टी पाई जाती है? मरुस्थल। अब यह है कि इसका जो विस्तार है वो एक देश में न होकर के कितने देशों में है? 2 देश।
पहले तो ये देश ही एक ही था। बताइए दो देश कौन कौन से आते हैं? तो एक तो हमारा कौन सा देश हो गया? भारत। और दूसरा कौन सा देश आता है? पाकिस्तान। इन दोनों देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। भारत के 4 राज्य आते हैं और यहां राज्यों को आपको हमने बताया था प्रांत कहते हैं। तो भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा विस्तार तो बताइए कौन से राज्य में हो गया? राजस्थान। फिर अपन लिखते हैं कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में बेटा जी कौन सा है? हरियाणा। पाकिस्तान के 2 प्रांत आते हैं, जिसमें एक तो कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत, और दूसरा पंजाबी प्रांत। दोनों ही प्रांतों में है, आगे तस्वीर भी अपन देखेंगे। तो एक सिंध प्रांत भी हो गया और एक कौन सा हो गया? पंजाब। भारत में आप देख रहे हैं कि इसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं। कौन सा मरुस्थल है? था। पाकिस्तान वाले इसको थाल का मरुस्थल कहते हैं। हाँ, वहां पर थाल मरुस्थल है। हमारे यानी थार का मरुस्थल स्थिर न होकर के गतिशील है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। वैसे पूरे को रेगिस्तान नहीं बोला आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है उसको रेगिस्तान कहते हैं। और पाकिस्तान वाले यानी इसको चोलिस्तान कहते हैं। वहां पर चोलिस्तान के महल भी हैं, और चोलिस्तान का क्या आता है? यानी जो मरुस्थल भी आता है, वहां पर इसको क्या बोल दिया आता है? चोलिस्तान। बताइए चोलिस्तान का मरुस्थल कौन से देश में? थाल का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। और हमारे रेगिस्तान भी हम किन्हीं कारणों से मरुस्थल के आगे बढ़ने की क्रिया को रेगिस्तान कहते हैं। तो थार का विस्तार कितने देशों में इसका विस्तार हो गया? 2। अब ये 2,38,000 यानी जो 254 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया आता है, इस पर कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? थार का मरुस्थल फैला। ये इसका जो विस्तार अपन देख रहे हैं, तो ये लगातार डेजर्टिफिकेशन आज भी क्या हो रहा है कि मरुस्थल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जितने भी मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी जो भाग आते हैं, यानी उनमें आप देखोगे 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, 15 से कितने के बीच में? 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन से कटिबंध में मिलेंगे? उष्ण कटिबंध। विश्व के जितने भी जो मरुस्थल आते हैं यानी इनमें। तो अगला आपको बताइए थार का मरुस्थल कौन से प्राचीन मरुस्थल का भाग है? सारा नहीं है बेटा, सीधी चीजें बोलने में कितने इतना लंबा बोलने में जोर आ रहा है तुम्हें? कौन से मरुस्थल का भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का कौन सा भाग हो गया? सारा तो खुद ही इसका बचा हुआ भाग है ना। और पूर्वी भाग कितने देशों में विस्तार है? 2। कौन कौन से देशों में? भारत के कितने राज्यों में? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पाकिस्तान के कितने प्रांत आते हैं? पहला कौन सा है? दूसरा? भारत में इसको किस नाम से जानना? पाकिस्तान में। दूसरा भारत में और क्या बोलते हैं? और पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से। तो विस्तार लिख करके लिखिएगा। विस्तार में लिखो थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। पूर्वी भागे है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल इसका कौन सा भाग हो गया? अब बताओ इसका विस्तार कितने देशों में? कितने देशों में? 2। कि इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में मतलब भी 2,38,200
54 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, अब की बार नौकरी लग जाना नहीं, अगली बार दूसरा लिखवाऊंगा। हाँ, पिछली बार 2,09,000 ही लिखवाया था, है ना, फिर अगली बार ज्यादा हो जाएगा। मरुस्थल रुकता नहीं है। ये क्या होता है, 17 जून को नई रिपोर्टें कई बार आ जाती है यूएन 3-4 साल के बाद। अभी फिलहाल इसका एरिया कितना है, 2,38,200, जिसमें से 85%, 85% कहां पर है, और बचा कितना परसेंट, 15% कहां पर आता है, पाकिस्तान है। यानी इसमें कितना प्रतिशत आता है, यानी 15%। ये दोनों देशों में इसका आपको जैसे विस्तार मैंने, थार डेजर्ट है, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और कौन सा है, भारत में आप देख रहे हैं कौन सा हो गया, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। दोनों देशों में कितना है, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर आता है, कि 2,38,254 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो कौन से मरुस्थल में आता है, थार के मरुस्थल। ये जो थार डेजर्ट, अब ये जैसे पाकिस्तान के ये कौन सा प्रांत हो गया, सिंध। दूसरा जो प्रांत आता है वो कौन सा आता है, पंजाब प्रांत। दोनों में इसका विस्तार है। यहां पर देखिएगा कौन सा मरुस्थल हो गया, थार, कि थार का जो मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल अपन देख रहे हैं, ये इसी जो भाग है, ये यहां पर अपन देख रहे हैं चोलिस्तान, ये कौन सा भाग हो गया, चोलिस्तान। और ये यहां पर अपन लिख रहे हैं कौन सा मरुस्थल है, थार। और ईरान के पास में अपन जाते हैं करान, जो बलूचिस्तान वाला जो विवाद चल रहा था, यहां पर जो कराची का एरिया आता है वहां पर भी एक मरुस्थल है, जिसको कौन सा मरुस्थल कह देते हैं, कहरान मरुस्थल है, यही इसके नाम से जानना। तो ये डेजर्ट का जो भाग अपन देख रहे हैं, दोनों देशों में इसका क्या है, यानी विस्तार देखने को मिलेगा। तो आप एक लाइन लिखिएगा, विस्तार, थार का मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, लिख लिया था क्या, हाँ, का पूरी भाग है, इसका विस्तार है भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। अब ये विस्तार, ये टेबल बना लो। वो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। लिख लिया, हाँ,
तो फिर मेरे से धनुष मत मरवा, जानता है मेरे वाला धनुष अलग ही होता है? तेरे को लगता है कि ऐसी चीजें यार तो मजे ले रहा है, तो भी मजे ले रहा है। लिख दिया किताब में तो नहीं लिखा, कोई ऐसी होगी वो किताब ही तेरी। बेटा कह रहा है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में होता तो नहीं ऐसी बकवास। लिख लिया तुमने? तो 2,38,254 वर्ग किलोमीटर तक का जो भाग है ये इसमें 15 से 30 डिग्री अक्षांश है, यानी इसके बीच में ये उष्ण मतलब 30 तक अपन उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, गर्म मरुस्थल आते हैं, यानी ये तो इसका विस्तार अपन ने लिखा। तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है, इसी का ये मतलब इसको एरिया वाइज अपन देखें, भारत में इसका कितना % भाग है और पाकिस्तान में, मतलब ये एक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अपन कह सकते हैं, जो विश्व का 17वां बड़ा। 10 टॉप मरुस्थलों में इसका कहीं नाम नहीं है, मरुस्थल तो वही है 10 बड़े मरुस्थल। मरुस्थल मानते नहीं इसको, आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं मानते। आप भी कहोगे मरुस्थल नहीं है, हम जबरदस्ती बना रहे हैं इसको, है ना। ये 17वां बड़ा मरुस्थल और विश्व का 9वां गर्म मरुस्थल कह सकते हैं इसको। जेको का बाद जो पाकिस्तान में आता है वो गर्म स्थान अंकित किया गया, इसलिए यानी ये 9वां कौन सा मरुस्थल हो गया, यानी गर्म मरुस्थल है। विश्व के अधिकांश उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी, दोनों गोलार्धों में 15 से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में है, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। ये भी एक नियम है इनका, महाद्वीपों के कौन से भाग में है, पश्चिम में। जितने भी मरुस्थल आएंगे वो सारे महाद्वीपों के कौन से भाग में मिलेंगे, पश्चिमी भाग। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता, जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये कौन सा हो गया, दक्षिण यूरोपी, और अगला अपन ने लिखा कौन सा हो गया, अफ्रीका। तो जितने भी अपने जो मरुस्थलीय जो पट्टी, मरुस्थलीय जो भाग अपन देख रहे हैं, यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये जैसे ये एक मरुस्थल है, यहां पर भी मरुस्थल है, ये भी मरुस्थल, ये यहां पर भी एक मरुस्थलीय भूमि, ये अपन देख रहे हैं कि ये भी एक क्या है, मरुस्थल। और फिर ये पूरी भी एक मरुस्थलीय पट्टी के रूप में आती। तो गर्म मरुस्थलों की जैसे अभी यहां पर आप ज्यादातर जितने भी जो मरुस्थल हैं, यही वो कौन सी दिशा, ये कौन सा मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल। ये कालारी मरुस्थल आता है, ये अट्टाकामा मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन अपन कह सकते हैं, सहारा अरब थार का मरुस्थल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। बताओ सारे मरुस्थल को महाद्वीपों के कौन सी दिशा में है, पश्चिम है, बोलो। ये ऑस्ट्रेलिया के कौन सी दिशा में, एशिया के कौन सी दिशा में, अफ्रीका के भी कौन सी दिशा में है, एक गोलार्ध में है या दोनों गोलार्धों में है, बताओ। एक में है, दोनों में, दोनों गोलार्धों में। जैसे एरिजोना और सोनेरन मरुस्थल हो गया। कारण क्या है कि पश्चिमी जो भाग, ये यहां पर अपन ने लिखा कौन सा मरुस्थल आता है, अट्टाका। ये बताओ कौन सा है, सहारा मरुस्थल। और ये कौन सा हो गया, कालारी। कालारी ये अरब मरुस्थल है। और यहां कौन सा मरुस्थल हो गया था, ये ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, इसको एक ही नाम अपन लिख देते हैं। वो कौन सा मरुस्थल आएगा, ग्रेट।
और ये उष्ण कटिबंध में 0 डिग्री पर मरुस्थल नहीं होता है, क्योंकि यहां प्रतिदिन बरसात 15 से इनकी क्या होती है, यानी शुरुआत होती है। तो पश्चिमी भाग में होते हैं व्यापारिक पवनें, पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, पश्चिम में मिट्टी इकट्ठी कर देती है। बस तो थर्ड ग्रेड में पूछ, लेकिन ये पूछ सकते हैं कौन सी दिशा में होते हैं, कौन सी दिशा में होते हैं, पश्चिम। कौन से में होंगे, पश्चिम। तो ये आपको ध्यान रखना। तो एक लाइन लिखिएगा, आप नोट डाल करके ये लिख लीजिएगा। ये चित्र तो बना ही लिया था तुमने? अरे तो इतनी देर तक तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? गजब आदमी है यार। अब केवल 30 सेकंड मिलेंगे। ये कौन सा महाद्वीप है? सारा महाद्वीप है? कौन सा है? और ये कौन सा है? एशिया। मतलब विद्वान बनना चाहते हो? है? हो गया? डन? अब एक लिखिए, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल विश्व का 17वां बड़ा विश्व का 17वां बड़ा और 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। एक तो ये हो गया। अब एक ये ध्यान रखना, विश्व के अधिकांश उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के बीच, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के कौन से भाग में है, पश्चिम। तो एक आप लिखो, विश्व के अधिकांश, विश्व के अधिकांश उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच व्यापारिक पवन पेटियों में, व्यापारिक पवनों का नाम सुना होगा कभी जिंदगी में? नहीं सुना तो कोई खास बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भी। हाँ, व्यापारिक पवन पेटियों में पवन पेटियों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कितने देशों में विस्तार? 2 देशों में इस मरुस्थल का विस्तार, भारत में भी और पाकिस्तान। दुर्गम दूरस्थ प्रदेश, शुष्क जलवायु की वजह से इस मरुस्थल का क्या होता है, विस्तार। ये थार डेजर्ट अपन देख रहे हैं,
है ना। तो थार डेजर्ट का भाग, पाकिस्तान में भी इस मरुस्थल का, वहां भी शुष्क ड्राई जोन का एरिया है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये रेत के महल, चोलिस्तान के महल, इतिहास में भी तुम पढ़ोगे। ये जो डेजर्ट का भाग है, किसी समय समुद्र का भाग हुआ करता। ये परवसन, पानी और चारे की तलाश में पश्तून को एक स्थान से अपने भी पहले लेकर के जाया करते थे। हाँ, क्या कह रहे हो? ये रेत के महल हैं। क्या करिए? टूटेंगे ये ना, अपने कुलदरा में रहे, ईंटें बना करके इन्हीं से बना दिया था। हाँ, जैसलमेर में जो कुलदरा का क्षेत्र है उसमें भी है। यूनेस्को की धरोहर सूची में संरक्षण भी कर लेते हैं। वो तो ये पानी की जो समस्या होती है, उस समय की जो स्थिति आपको, उधर भी फोक डांस वगैरह चलते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। ये मरुस्थलीय डेजर्ट का जो भाग अपन देख रहे हैं, ये आगे से आगे बढ़ता रहेगा, वनस्पति इसके अंदर क्या है, दबती जाएगी। हाँ, ये जैसे अब ये चट्टानी प्रदेश है, फिर ये मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी। बस तेरे आंकड़ा ही समझ में आया है बेटा, मैं यहां चट्टानी प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसका आंकड़ा समझ में आया। हाँ, तो ये डेजर्ट है, यानी इसमें तब्दील हो जाता है। अब ये तो अपन ने थार का जो मरुस्थल है, यानी इसके बारे में अपन ने लिखा कि किस तरह। अब इसका मतलब थार का, जैसे डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी जिसको अपन कह सकते हैं, 1977-78 में, यानी राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम, ये 1977-78 में शुरू किया गया भारत में ना, जो डीडीपी के नाम से भी इसको अपन लिख देते हैं, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। कितने जिलों में है रे? है 16 जिलों डीडीपी कार्यक्रम है। इसके तहत आपको ध्यान रखना कि थार का जो हमारे देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक बनाए गए थे। कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 100 पूरे देश में, चारों जो राज्य आते हैं। डेजर्ट ब्लॉक का मतलब कुछ गांवों का समूह बना दिया जाता है कि इसमें केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, यही प्रोत्साहन दिया जाएगा मरुस्थल को रोकने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। तो 142 क्या बनाए गए? डेजर्ट ब्लॉक। उनमें से 85 डेजर्ट ब्लॉक अकेले, यानी कहां पर हैं? राजस्थान। इसका मतलब थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में हुआ? तो एक ये भी आप लिखो, राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम 1977। राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम। उन्नीस 1977-78 लिख लिया? हाँ, तो लिखो। इस कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम के तहत भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक है। भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक बनाए गए।
इनमें से पिचासी डेजर्ट ब्लॉक 50% नहीं है, 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में, 85 डेजर्ट ब्लॉक है राजस्थान कि 85 डेजर्ट ब्लॉक के लिए कौन से राज्य में आते हैं कि राजस्थान है इसमें। अब देखो कि 1977-78 में जब शुरू किया गया था तो ये 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित था। कितना प्रतिशत है? 100। पूरा 100% केंद्र सरकार के पैसे आते थे। अब 1999 में इसमें प्रावधान बदल दिया आता है और यह कर दिया आता है कि अकेली केंद्र सरकार नहीं, ये मजे ले रहे हैं लोग, काम नहीं कर रहे हैं बेटे। केंद्र और किसका अनुपात होगा? राज्य। इसलिए अनुपात कितना हो जाता है? 75:25 कि 75:25 है, यानी ये इसमें यानी काम शुरू कर दिया गया। कब किया था? 1900। तो लिखो प्रारंभ में यह है, प्रारंभ में यह है 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित था। सौ प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित था। 1999 में केंद्र अनुपात राज्य, केंद्र अनुपात राज्य क्रम से 75:25 हो गया। पिछहत्तर अनुपात 25 हो गया। यह कार्यक्रम राजस्थान के राजस्थान के 16 जिलों में चलाया गया। 16 जिलों के कितने ब्लॉक में चलाया गया बताओ? कितने? अब जैसे कई बार यह आता है, इसका बहुत ही अच्छा कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, डीडीपी राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम नहीं चलाया गया था, या राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम में सम्मिलित जिला नहीं है। इसमें दे दिया अजमेर, नागौर, अलवर, उदयपुर कि राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम में सम्मिलित जिला नहीं है। बोलो कौन सा? कौन सा नहीं है? उदयपुर तो है बेटा। हाँ, अब तो उपयुक्त सभी लिख दूं मैं। लिखो 16 जिले कौन कौन से, फिर ध्यान रहा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इसमें। अजमेर, हाँ 16 जिलों के नाम लिख लो, फिर पता चल जाएगा कौन सा है। अजमेर, नागौर, सीकर, अजमेर, नागौर, सीकर
चूरू झुंझुनू, अजमेर नागौर, सीकर चूरू झुंझुनू, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, जयपुर जालोर, जालोर पाली, सिरोही, कितने हुए? सिरोही लिख लिया। राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर, उदयपुर, कितने हुए? तो अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू लिख लिया। अरे सुन लो, गंगानगर नहीं है इसमें, गंगानगर को तुम जोधपुर नहीं लिखा? हाँ जोधपुर। गंगानगर फिर पूंछड़ा गंगानगर का पकड़ के बैठा है। गंगानगर में 1966-67 में क्या शुरू कर दी गई थी? नहर, इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत हो गई थी, है ना? IGNP हरित क्रांति गंगानगर। तो ये भी अच्छा है, तुम अच्छा रहता गंगानगर लिख देते तो तुम तो कहते अगर मैं यहां पर अलवर की जगह भी अगर गंगानगर कर देता। राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, कौन सा? गंगानगर तो तुम कर दिया थे। तुम्हें वो कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो मरुस्थल में जिले होने चाहिए हुए। अरे ऐसे ही अरावली विकास कार्यक्रम आएगा, उसमें भी यही स्थिति बनती है। वो कहेंगे ये अजमेर अरावली में है, ये इसमें ऐसा कैसे है ना? तो कार्यक्रम है, उदयपुर में मरुस्थल थोड़ी है, लेकिन रोकथाम के लिए यानी उन पहाड़ियों के संरक्षण के लिए कार्य। तो बोलो कौन सा लिखा इसमें अपन ने, कौन सा होगा? सी। गंगानगर इसमें DDP में नहीं आता। चलो अब इसके बाद मरुस्थल का ये तो अपन ने अंतरराष्ट्रीय विस्तार है यानी इसके रूप। अब राजस्थान में इसका विस्तार देखिए। कि हमारा जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में कहां पर स्थित? जैसे यह अरावली पर्वत श्रृंखला है और अरावली के कौन सी दिशा में स्थित आता है? पश्चिम। ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमने लिखा है कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके बीच में कौन सा मरुस्थल है? थार। मतलब ये अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ये यहीं से 50 सेंट दो राजस्थान को दो असमान भागों में विभाजित करती है। संवर्षा रेखा का मतलब होता है समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा और महान भारतीय जल विभाजक रेखा। ये कौन सी नदी हो गई? लूण। इसका मतलब डेजर्ट में कौन सी नदी हो गई? लूण। महान जल विभाजक रेखा किसको कहा जाता है? अरावली को ही कहते हैं, क्योंकि इसी से दो नदियां हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं लूणी है, दूसरी तरफ कौन सी हो गई? बना। दोनों एक दूसरे के क्या बह रही है? यानी विपरीत बह रही। इसलिए जल विभाजक का के पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, हाँ कि जालोर, पाली, सिरोही,
अजमेर का जो क्षेत्र आता है यही, इसमें कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? हाँ, अजमेर में नहीं, सॉरी, तो थार का जो मरुस्थल है यही ये फैला हुआ 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया आता है। हाँ, कि 1,00,000 और कितने का? यही 75,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जिसमें लूणी बेसिन बेटा 34,000 वर्ग किलोमीटर अलग रह जाता है। यही इसको अलग तरीके से क्या है, यही शामिल किया गया है। ये जो लूणी बेसिन का जो भाग अपन देखेंगे ये अलग भाग है। ये अपन ने लिखा कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली। लूणी वाला जो क्षेत्र आता है ना, इसमें क्या है कि अच्छा खासा क्या हो रहा है, खेती होती है, इसलिए ये 34,500 वर्ग किलोमीटर को अर्ध मरुस्थल में शामिल किया गया। एक्चुअल जो मरुस्थल है वो कितने वर्ग किलोमीटर पर आता है? 1,75,000। इसका ढाल ढलान वगैरह भी अपन ये इधर से आप देख रहे हैं कि नहर है, बताओ कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, IGNP के नाम से जाना आता है। इंदिरा, हमेशा पानी ढाल की ओर ही बहता है, जो आपको पीछे मैंने बताया भी था, ऊंचा ऊंच बताए थे उस समय भी। तो पहले एक आप लिखो, राजस्थान में थार का मरुस्थल लिख करके लिखो। पहले नहीं बनाना, पहले लिखना पड़ेगा। राजस्थान में थार का मरुस्थल लिख करके लिखो। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा और महान भारतीय जल विभाजक रेखा, महान भारतीय जल विभाजक रेखा के पश्चिम में पश्चिम में 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट ही से 76 डिग्री 45 मिनट ही, 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर ही, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब ये कि कौन कौन से जो जिले आते हैं, यानी उनमें अपन इसको देखें तो ये पश्चिमी राजस्थान में पहले 12 जिले थे। सिरोही में पहले अपन नहीं लिखा करते थे। अब
कुछ जिले और बन गए। तो पहले आप लिखिएगा, यह है जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुरी, जालोर, पाली, जालोर, पाली, नागौरी, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़। कितने हुए? 12 हो गए। अब वो कोष्टक में 3 और लिखिएगा। फलोदी कोष्टक में लिखना, बालोतरा, फलोदी, बालोतरा, डीडवाना, और भी कोई है क्या? बताओ। पश्चिमी 3 ही है, ब्यावर नहीं लिखना इसमें ना, कि तो ये कोष्टक बंद कर लो। मैं 1,75,000 ही 1,75,000 ही 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आपको यह बताना, इस थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर से दक्षिण और पूर्व से किस तरफ होगा? पश्चिम। जो आपको निम्न भूमियां बताई थी मैंने, हाँ, तो लिखो थार के मरुस्थल का ढाल, स्लोप, थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर है। लंबाई इसकी कितनी आती है? 640 किलो और चौड़ाई 300 किलोमीटर तक है। तो लिखो लंबाई, लंबाई 640 किलोमीटर, लंबाई 640 किलो और चौड़ाई 300 किलोमीटर तक है। चौड़ाई 300 किलोमीटर तक ही है। चौड़ाई कितने किलोमीटर तक है? 300। ये तो इसका अपने। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना, थार का मरुस्थल कितने सेंटीमीटर के पश्चिम में? 50। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो बताओ 50 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो यह भी तो पूछा जा सकता है कि थार का मरुस्थल स्थित है 50 मिलीमीटर के पश्चिम में, 500 मिलीमीटर के पश्चिम में। बताओ कौन सा होगा? तुम 50 करके आ जाओगे, 50 नहीं करना है ना। तो ये मिलीमीटर की जो स्थिति अपन ने लिखी है, बोलो कोई दिक्कत है क्या?
तो ये थार का जो मरुस्थल है, या इस थार के मरुस्थल की जो स्थिति अब पढ़ने लिखी है किस प्रकार, ये बना लिया तुमने? एक बार ये बना लो। लिख लिया? अब भी वाला दिखा दे। लिख लिया ने? तो इसका देखो, सैटेलाइट से थार के मरुस्थल का जो लिया गया भाग आपको थोड़ा दिखाया था। बड़ा सुंदर मरुस्थल है। डॉक्टर गोविंद नहीं चला दे रहा है? तो इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 660 और चौड़ाई 300 किलोमीटर तक। समान नहीं है, 300 किलोमीटर तक, कई जगह कम भी है, कई जगह क्या है ज्यादा भी है। ये राजस्थान, फिर कौन सा हो गया? पंजाब, हरियाणा और गुजरात। वहां पर मंगोलिया में जो गोबी का मरुस्थल, ये चाइना, ये वनस्पति थी लेकिन सूखने की वजह से
के धोरे ऐसे दबते जाएंगे। ये हो गया। हाँ हो गया। अब क्या, तो ये डेजर्ट का जो भाग है, तो ये हमारा जो थार का मरुस्थल यानी इसका जो विस्तार अपन ने देखा कि किस तरीके से ये फैला। तो पहले यहां बताओ, थार के मरुस्थल के स्थान पर पहले क्या था? विस्तृत समुद्र। मतलब अरावली के पश्चिम में पहले विस्तृत क्या हुआ करता था? समुद्र। और ये समुद्र बताओ पेलियोजोइक में था या नहीं था? पूरा कौन सा महाकल्प है जिसमें पूरा ही समुद्र दिख रहा था? कौन सा था? मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा में पूरा का पूरा ये भाग क्या हुआ करता था? यानी समुद्र के नीचे। तो अभी थार का मरुस्थल है, यही कितने देशों में फैला हुआ है? 2। एक में नहीं फैला, कितने देशों में फैला हुआ है? 2। अब इसका भौगोलिक क्षेत्र भी देखेंगे, लेकिन ये अपन बाद में देख पाएंगे। टेस्ट होगा आज तुम्हारा शायद, है ना? तो चलो ये बाकी बाद में।